एवरीवन, वेलकम बैक। सो नेटवर्क थ्योरी में आज हम डिस्कशन करेंगे यूनिटी 4 जो कि है मेरा ट्रांजिएंट एनालिसिस। ओके, सो ट्रांजिएंट एनालिसिस जो चैप्टर है ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गेट में आपका एक और दो क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है और हर साल यहाँ पे गेट में क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट लोगों को ये जो ट्रांजिएंट एनालिसिस का जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगता है। उसका जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट लोग यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रांजिएंट एनालिसिस के कंसेप्ट को पकड़ लेंगे, कंसेप्ट आपको पूरा आ जाएगा, तो उस कंसेप्ट का अप्लाई करके जो उसका न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस। सो बिफोर आई स्टार्ट ट्रांजिएंट एनालिसिस, लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय time response analysis. So what is time response analysis? What is time response analysis? Okay, so if the network is a, if the network, मैं बोलूंगा if the network or the output of a network, the output of a network is the function of time, then it is called time response analysis. Time response analysis. ओके, तो अगर एक नेटवर्क का आउटपुट तो टाइम के साथ वो उसका जो आउटपुट है कैसे वेरी हो रहा है, तो उस एनालिसिस को हम बोलेंगे टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस। तो सपोज करो मेरे पास जो आउटपुट है, तो जो यहाँ जो टाइम रेस्पॉन्स का जो आउटपुट आएगा, लेट द आउटपुट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माय ट्रांजिएंट एनालिसिस plus steady state analysis. Steady state analysis. ओके, तो जो टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का जो आउटपुट होगा वो मेरा कॉम्बिनेशन होगा मेरा ट्रांजिएंट एनालिसिस प्लस स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट? ये ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या है? तो सपोज करो एक सिस्टम है मेरे पास और उस सिस्टम में कुछ सडन चेंजेस आ जाएगा। ओके, तो इफ देयर इज अ सडन चेंजेस, राइट डाउन द स्टेटमेंट, इफ देयर इज अ if the response of a system, if there is a sudden changes occur in the system, then this is called transient response. This is called transient response. Okay, then what do you mean by steady state response? The steady state response क्या है? तो फाइनली ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स के बाद जो ये जो सेटल हो जाएगा, ओके, जो सिस्टम सेटल हो जाएगा, तो उसके बाद जो मेरा आउटपुट आएगा उसको हम बोलेंगे steady state analysis. That is called steady state analysis. So what do you mean by steady state analysis? Steady state analysis is the analysis in which the system is finally settled down. That is called steady state analysis. तो मैं बोल सकता हूँ ट्रांजिएंट एनालिसिस मीन्स इट इज ए टेम्पोररी एनालिसिस, ओके, और टेम्पोररी बिहेवियर। तो अगर कुछ सिस्टम में कुछ सडन चेंजेस हो जाएगा, तो उस चेंजेस के दौरान वो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो फाइनली क्या होगा, जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है वो टेम्पोररी रहेगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो उस ट्रांजिएंट एनालिसिस मेरा डाई आउट हो जाएगा। फिर जो सिस्टम में जो एनालिसिस और जो स्टेट आएगा उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट, और उसका जो एनालिसिस हम करेंगे उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ठीक है, तो एक रियल टाइम एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो एक लड़का है और उस लड़का का एक गर्लफ्रेंड है। ओके, तो
आपका उसका 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 और उसका जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ बहुत अच्छा सा रिलेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी उसका जो रिलेशन अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो सपोज करो उस लड़का का उस गर्लफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा हो जाएगा, तो अगर झगड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वो लड़का क्या होगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएगा, वो बात करना बंद कर देगा, उसका जो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। तो वहां जो स्टेट जनरेट होगा, उसका जो स्टेट होगा, उस स्टेट को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट। तो वो लड़का क्या करेगा, वो लड़का ट्राई करेगा कि उस लड़की के साथ और उसके जो गर्लफ्रेंड है उस गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो लड़ाई होने के बाद धीरे धीरे वो ट्राई करेगा पैचअप होने के लिए। तो एक बार उसके गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी उसका चेंजेस आया था, वो डिप्रेशन में था, बात करना बंद कर दिया था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, धीरे धीरे क्या होगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा, सबके साथ बात करेगा, वो डिप्रेशन का जो उसका जो डिप्रेशन का स्टेट है वो भी चला जाएगा। तो वहां पे जो स्टेट होगा उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट, उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट क्या है, तो स्टेडी स्टेट जनरली हम इन्फानाइट टाइम में उसको हम देखेंगे कि इन्फानाइट टाइम में मेरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट, उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। क्लियर? तो आपको समझ में आया रियल टाइम एग्जाम्पल में ट्रांजिएंट क्या है, अगर एक सिस्टम में कुछ भी चेंजेस आ जाएगा तो उस चेंजेस के ड्यूरिंग दिस चेंजेस वो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, उस बिहेवियर को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, तो ट्रांजिएंट का जो पीरियड है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो डाई आउट हो जाएगा। फिर क्या होगा, मेरा जो स्टेट आएगा उसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में क्या बिहेव कर रहा है, ट्रांजिएंट में क्या बिहेव कर रहा है, ये दोनों बिहेवियर को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस, दूसरा है मेरा स्टेडी स्टेट एनालिसिस। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है, ये ट्रांजिएंट एनालिसिस मेरा सिस्टम में आएगा ही क्यों, व्हाई द ट्रांजिएंट एनालिसिस कम इन द सिस्टम। क्या मेरा सिस्टम स्टेडी स्टेट में बिहेव नहीं करेगा, इसमें क्यों ट्रांजिएंट एनालिसिस आएगा। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस क्यों आएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन जनरेट होता है। तो सपोज करो आपको कोई भी एक सिस्टम में, आप हो या नेटवर्क हो, जो भी हो, रियल टाइम एग्जांपल अगर हम लेंगे तो कुछ भी चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस होगा तो उस सिस्टम को उस चेंजेस का आदत नहीं है, उस चेंजेस को आदत नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस चेंजेस को ओपोज करना स्टार्ट करेगा, उस चेंजेस को वो ओपोज करना स्टार्ट करेगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप छोटे थे, तो छोटे थे जो, तो अब क्या है, घर में मम्मी पापा लोगों के साथ अब थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपका जो एज बढ़ता जाएगा तो आपको क्या करेंगे, मम्मी पापा लोग स्कूल में छोड़ेंगे, स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो एक बार स्कूल में जब एडमिशन हो जाता है तो छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो क्या है, उसका स्कूल में मन नहीं लगता है, वो रोना शुरू कर देता है। क्यों रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वहां पे देखिए वो एक स्टेट में था, कहाँ पे, वो फैमिली के साथ पूरा घर में था। तो जब पहली बार वो स्कूल गया तो वहां पे क्या है, उसका स्टेट चेंज हुआ, उसका स्टेट चेंज हुआ, जो कि उसका आदत नहीं था। उसका जो स्कूल का जो एटमोस्फेयर है, उस स्कूल का एटमोस्फेयर के साथ उसका आदत नहीं था, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए वो क्या हो रहा है, तो उसका स्कूल में मन नहीं लगेगा। आप हो, मैं हूं, मैं भी जब पहली बार गया था मेरा भी ऐसा हुआ था। तो आप भी सोच रहे होंगे, आप भी जब पहली बार स्कूल जा रहे हैं, मतलब जाना शुरू किए थे, तो पहली बार आपको भी स्कूल में मन नहीं लग रहा था, आप रोना शुरू कर देते थे। क्लियर? तो उसका जो स्टेट है, वो स्टेट क्या है, मेरा ट्रांजिएंट स्टेट। वो क्या करेगा, उस स्टेट को ओपोज करेगा, वो स्टेट को ओपोज करेगा। क्लियर? फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जब देखेगा कि नहीं मेरे को स्कूल जाना ही जाना है, मम्मी लोग पापा लोग जबरदस्ती उसको स्कूल भेजेंगे। क्लियर? तो घर में रहने नहीं देंगे, जबरदस्ती उसको भूला भूला फसला के क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे। तो धीरे धीरे एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर एक हफ्ता हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसको धीरे धीरे क्या होगा, उस स्कूल का जो एटमोस्फेयर है, उस स्कूल के एटमोस्फेयर के साथ वो घुल मिल जाएगा, नया नया दोस्त लोग क्रिएट होंगे। ठीक है? फिर क्या होगा,
वो जो चेंज हो गया उस कूल का एटमोस्फेयर, उस एटमोस्फेयर के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर मेरा आ जाएगा वो जो उसका जो स्टेट आएगा, उस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। उस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। क्लियर हुआ बात, ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो भी मैं अभी आपको एग्जांपल दिया हूँ, ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट, ये हमारा जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में कहाँ पे अप्लाई होगा, नेटवर्क में कहाँ पे अप्लाई होगा, जो हम पूरा ये जो पूरा थ्योरी हम अभी पढ़े हैं, ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, नेटवर्क में क्यों ट्रांजिएंट आ रहा है। तो नेटवर्क में ट्रांजिएंट क्यों आ रहा है, तो सपोज करो मैं बोलूंगा कि अगर कोई भी सिस्टम में कुछ भी चेंजेस होगा, उस चेंजेस को वो क्या करेगा, अपोज करना स्टार्ट करेगा, उस चेंजेस को वो अपोज करना स्टार्ट करेगा। तो जो भी वो अपोज करेगा, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टीज इज नोन एज माई इनर्शिया, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन देयर इज सडन चेंजेस इन द सिस्टम and the system is start opposing the sudden changes, this property is known as my inertia, is known as my inertia। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो सर्किट जो है और नेटवर्क जो है, तो नेटवर्क में क्या है, मेरा तीन तरह का एलिमेंट हम ज्यादातर नेटवर्क में पढ़ते हैं। पहला है रेजिस्टर, दूसरा है मेरा इंडक्टर, तीसरा है मेरा कैपेसिटर। अगर रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो रेजिस्टर का क्या है, अगर रेजिस्टर में वो क्या करेगा, अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, करंट फ्लो को अपोज करेगा। अगर करंट उसके अंदर जाएगा तो वो क्या है, हीट जनरेट करेगा। सिमिलरली अगर मैं इंडक्टर का बात करूं, तो इंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टर मेरा फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स को अपोज कर रहा है, फ्लक्स को अपोज कर रहा है मतलब क्या है, इनडायरेक्टली वो करंट चेंजेस को अपोज कर रहा है। तो करंट उसके अंदर जाएगा, इट विल अपोज द सडन चेंज इन करंट। ये मेरा इंडक्टर का प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर का प्रॉपर्टीज देखूं, कैपेसिटर विल अपोजेस द सडन चेंज इन वोल्टेज, तो वो वोल्टेज का चेंज को अपोज करेगा। दैट मीन्स क्या है, अगर मैं इंडक्टर और कैपेसिटर का बात करूं, तो इंडक्टर और कैपेसिटर में मेरा इनर्शिया प्रॉपर्टी जाएगा, क्योंकि ये अपोज कर रहा है। कैपेसिटर जो है सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा, इंडक्टर जो है वो सडन चेंज इन करंट को अपोज कर रहा है। तो जो मेरा उसका जो अपोजिंग प्रॉपर्टीज है, उस अपोजिंग प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे इनर्शिया। दैट मीन्स मैं बोलूंगा द इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इनर्शिया इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इनर्शिया। ओके, तो अगर इनर्शिया एलिमेंट होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं सर्किट में कुछ भी चेंजेस करूंगा, तो उस चेंजेस को क्या, कौन सा चीज दोनों एलिमेंट अपोज करना स्टार्ट करेंगे, एक है मेरा इंडक्टर, दूसरा है मेरा कैपेसिटर। अगर सर्किट में मेरा रेजिस्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चेंज करो वो उस चेंजेस के साथ एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर मेरा सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, अगर सर्किट में कुछ भी मैं चेंज कर रहा हूं, तो वो उस चेंजेस को अपोज करेंगे, उस चेंजेस को अपोज करेंगे ड्यू टू द इनर्शिया प्रॉपर्टीज, ड्यू टू द इनर्शिया प्रॉपर्टीज। सो in a circuit, write down the statement, in a circuit the transient is coming, or transient is due to the presence of inductor and capacitor, due to the presence of inductor and capacitor in the circuit। क्लियर हुआ बात। चलिए, तो नेक्स्ट देखेंगे, अगर मैं बोलता हूं कि मेरा इंडक्टर और कैपेसिटर अगर मेरा सर्किट में प्रेजेंट होगा, तब जाके इसमें ट्रांजिएंट मेरा आ रहा है, तो ड्यूरिंग द ट्रांजिएंट हाउ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर विल बिहेव। तो अगर ट्रांजिएंट कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो उस चेंजेस में इंडक्टर और कैपेसिटर और जो रजिस्टर है, वो तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे बिहेव करेंगे। क्लियर। तो अगला जानते हैं हम लोग, क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे बिहेव करेंगे। तो उसके स्टार्ट करने से पहले हमको यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत है। तो आपको अच्छे से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़े हो, और मेरा कंट्रोल सिस्टम में भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जानते हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखूंगा, तो सपोज करो मेरे पास एक रजिस्टर है। ओके, उस रजिस्टर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है आर। ओके, तो यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स दे रहे हैं,
सपोज करें यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसको अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो इस रेजिस्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे होगा आर। ओके, जो करंट होगा ये हो जाएगा आई ऑफ एस, आई ऑफ एस। ओके, नेक्स्ट अगर इंडक्टर का बात करेंगे, सपोज करो मेरे पास एक इंडक्टर है एल, तो यहाँ पे आई ऑफ टी करंट फ्लो हो रहा है, आई ऑफ टी करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, तो एल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एल एस, एंड इसके साथ एक मेरा वोल्टेज सोर्स आएगा, एंड दिस वोल्टेज सोर्स इज एल आई ऑफ जीरो, एल आई ऑफ जीरो। ओके, एल आई ऑफ जीरो, तो यहाँ पे देखिए दिस इज माई आई ऑफ एस, दिस इज माई आई ऑफ एस। तो यहाँ पे बोलेंगे तो एल का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एल एस। तो यहाँ पे एल आई ऑफ जीरो क्या है, एल आई ऑफ जीरो एक वोल्टेज सोर्स है। तो अगर इनिशियली इंडक्टर में कुछ भी चार्ज होगा और कुछ भी करंट हमारा प्रेजेंट होगा, इनिशियली कुछ भी करंट अगर इनिशियली करंट हमारा प्रेजेंट होगा, तो उस करंट को हम डिटरमाइन करेंगे एक वोल्टेज सोर्स से, जो कि होगा एल इंटू आई ऑफ जीरो। तो आई ऑफ जीरो क्या है, इनिशियल करंट। अगर इनिशियल करंट कुछ भी प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे एल आई ऑफ जीरो। ओके, तो आप बोलोगे सर अगर इनिशियली करंट कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा एल एस होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स का जो डायरेक्शन है देखिए, तो क्या है, जो करंट का डायरेक्शन होगा उस वहां पे मेरा नेगेटिव आएगा, अगला जो टर्मिनल होगा वो मेरा पॉजिटिव आएगा। क्लियर, तो ये हो गया मेरा इंडक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपेसिटर। तो सपोज करो यहाँ पे कैपेसिटर है मेरे पास, कैपेसिटर सी, उस कैपेसिटर में इनिशियली कुछ वोल्टेज है, दैट इज वी ऑफ जीरो, दैट इज माई वी ऑफ जीरो। ओके, तो अगर उसको मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सी एंड ए वोल्टेज सोर्स। ओके, तो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी, दैट इज 1 by cs, 1 by cs। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो आएगा वो आएगा हमारा v जीरो बाय s। तो v जीरो क्या है, अगर कैपेसिटर में इनिशियली कुछ भी वोल्टेज प्रेजेंट है तो दिस इज माई v जीरो, दिस इज माई v जीरो। क्लियर, तो ये तीनों का तीनों एलिमेंट का मेरा का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे जरूरत है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चाहिए मेरे को, तो अगर मेरे को यहाँ पे देखिए, तो अगर मेरा सर्किट में इंडक्टर कैपेसिटर प्रेजेंट होगा तो इंडक्टर कैपेसिटर का अगर मैं वोल्टेज और करंट इक्वेशन देखूं, तो करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन देखो तो क्या है, जब भी मेरे को इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा तो उस इक्वेशन होगा मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के अलावा हम क्या करेंगे, उसको अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दूं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाएगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हर वक्त मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करूंगा, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके ही, और आपको कुछ भी इक्वेशन यहाँ पे देंगे तो उस इक्वेशन में मेरे को जो भी करंट और वोल्टेज का इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सॉल्व करते करते कहीं पे रुक जाओ, कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तब आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर वहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, तो चलिए देखते हैं कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे मेरा बिहेव करेगा इन द पीरियड ऑफ ट्रांजिएंट। सो तो पहले हम लेते हैं रेजिस्टर को। तो सपोज करो मेरे पास एक रेजिस्टर है, ओके, तो उस रेजिस्टर को मैं एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हूं और एक स्विच के साथ उसको मैं वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हूं। क्लियर, ओके, तो लेट द वोल्टेज रेजिस्टर इज 4 ohm एंड वोल्टेज सोर्स इज 20 वोल्ट। ओके, फिर एक स्विच के साथ मैं इसको कनेक्ट किया हूं। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच इज क्लोज्ड, द स्विच इज क्लोज्ड। समझ में आया, तो बिफोर t इज इक्वल टू 0 स्विच इज ओपन। तो जब इफ t इज नॉट इक्वल टू 0 तो
टी इक्वल टू 0 से जब स्विच ओपन था तो क्या है, ये मेरा ओपन सर्किट के जैसे बिहेव कर रहा है। तो व्हाट इज द करंट अक्रॉस द रजिस्टर आई ऑफ टी, लेट द करंट अक्रॉस द रजिस्टर इज आई ऑफ टी, और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेट दिस इज माई वी आर ऑफ टी, वी आर ऑफ टी, क्लियर। तो अगर इफ बिफोर द स्विच इज ऑफ क्लोज इट इज ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर ओपन सर्किट है तो करंट आई ऑफ टी इज 0, तो मैं बोलूंगा बिफोर स्विच क्लोज, what is my I of t value? I of t is 0, and what is my VR of t? That is also 0, because it is an open circuit, clear? So at t is equal to 0, at t is equal to 0, switch is closed, switch is closed. तो स्विच अगर क्लोज होगा तो क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। देन व्हाट इज माय करंट आई ऑफ टी, आई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर, व्हाट इज माई V वोल्टेज 20, करंट के रजिस्टर क्या है 4, दैट इज 5 एम्पियर। तो करंट इज माई 5 एम्पियर, ओके। तो करंट अभी 5 एम्पियर आ गया। तो अगर करंट 5 एम्पियर आ गया, देन व्हाट इज माई वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है वी आर ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू दिस रजिस्टर इंटू दिस करंट 4, that is equal to 20 volt, that is equal to 20 volt, ओके। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, इस ड्रॉ कैसा आएगा, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे है करंट मेरा, सपोज करें यहाँ पे करंट आई ऑफ टी, आई ऑफ टी, सो बिफोर टी इज इक्वल टू 0, तो स्विच क्लोज होने से पहले करंट कितना था मेरा 0 एम्पियर। जब स्विच क्लोज हुआ तब कितना एम्पियर आ गया मेरा, यहाँ पे 5 एम्पियर, दिस इज माई 5 एम्पियर, क्लियर। तो ये 5 एम्पियर कितना तक चलेगा, इन्फानाइट टाइम तक चलेगा, इन्फानाइट टाइम तक चलेगा, ओके। नेक्स्ट अगर मैं वोल्टेज देखूं यहाँ पे, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस माई रजिस्टर, देन V of t बिफोर स्विच इज क्लोज, वोल्टेज कितना था 0 वोल्ट। तो जब स्विच क्लोज हुआ तब कितना वोल्टेज आ जाएगा 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, क्लियर। तो दिस इज द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ रजिस्टर। तो अगर सर्किट में मेरा सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर प्रेजेंट होगा तो उसका बिहेवियर कुछ इस तरह आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी चेंज कर रहा हूं, क्या मैं यहाँ पे सर्किट ले रहा हूं और उस सर्किट में मैं रजिस्टर के साथ एक इंडक्टर कनेक्ट कर दूं, ओके। स्विच मेरा ओपन था, देन दिस इज द रजिस्टर आर एंड एक इंडक्टर कनेक्शन किया हूं। तो यहाँ पे है 4 ओम, यहाँ पे 4 हेनरी, तो 4 हेनरी इंडक्टर में यहाँ पे कनेक्ट किया हूं। सेम सर्किट में 4 हेनरी इंडक्टर अभी कनेक्ट कर दिया, क्लियर। तो पहले मेरा था सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर। अभी हम क्या किए हैं, अभी रजिस्टर के साथ एक 4 हेनरी का इंडक्टर अभी कनेक्शन कर दिए हैं, क्लियर। तो एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, ओके, स्विच इज क्लोज्ड। तो t इक्वल टू 0, जब स्विच क्लोज होने से पहले, बिफोर स्विच इज क्लोज, तो बिफोर स्विच इज क्लोज क्या है, बिफोर स्विच क्लोज, व्हाट इज माय आई ऑफ टी, आई ऑफ टी, आई ऑफ टी इज इक्वल टू 0, ओके। करंट क्या है 0, तो वी आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माय वी आर ऑफ टी, इसका भी 0 है। तो मैं यहाँ पे मान के चलो इनिशियली इंडक्टर में कुछ भी करंट नहीं था, ओके। तो यहाँ पे करंट भी मेरा, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, वोल्टेज भी मेरा वी आर एल ऑफ टी भी मेरा 0 होगा, क्लियर। तो जब स्विच क्लोज होगा, यहाँ पे जब स्विच मेरा क्लोज होगा, तो एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड,
तो व्हाट इज द इक्वेशन, इसका यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 माइनस 4i ऑफ टी माइनस 4 डी ऑफ टी बाय dt, ये है हमारा केवीएल। अगर अप्लाई करेंगे तो ये है हमारा केवीएल इक्वेशन। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे को यहाँ पे आई ऑफ टी का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को आई ऑफ टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व ना करके उसको हम कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, जो भी मेरा जो इक्वेशन है यहाँ पे आई ऑफ टी मेरा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं अभी लाप्लास इक्वेशन में, तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा, व्हाट इज द वोल्टेज हियर। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज होगा हमारा 20/s, 20/s, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप इनपुट, सॉरी यूनिट स्टेप इनपुट, सॉरी स्टेप इनपुट आ गया। स्टेप इनपुट क्या है, जब स्विच क्लोज था t इक्वल टू 0 पे तभी जाके ये वोल्टेज अप्लाई होगा। जब स्विच ओपन होगा तो वोल्टेज नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे 20/s ले रहे हैं, क्योंकि यूनिट स्टेप इनपुट, सॉरी स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप तो नहीं है, स्टेप इनपुट है, 20 है इसका वैल्यू है 20/s। फिर स्विच क्लोज हो गया तो रेजिस्टर का क्या होगा 4, करंट क्या होगा यहाँ पे आई ऑफ एस, करंट हो जाएगा आई ऑफ एस, और यहाँ पे इंडक्टर में क्या आ जाएगा 4s, 4s। ओके, इंडक्टर में 4s, 4s क्यों आएगा, और यहाँ पे देखिए इनिशियली यहाँ पे कुछ भी नहीं था करंट। तो इनिशियली अगर करंट नहीं है तो जो इंडक्टर के साथ अगर वोल्टेज आएगा वो मेरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 4s ले रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए अगर इसको कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, अभी इस इक्वेशन को मैं अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिखूं तो क्या हो जाएगा 20/s माइनस 4is माइनस 4s is, 4s is इज इक्वल टू 0। तो यहां से is का वैल्यू निकालो, व्हाट इज माय is। तो is का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 20/s डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारा कितना 4s प्लस 4, 4s प्लस 4। ओके, तो यहां से मैं 4 अगर कॉमन ले लूं, ठीक है, तो 4 अगर कॉमन ले लूं, यहाँ पे देखिए 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या होगा 20 एंड 4 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना आएगा हमारा 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 5 डिवाइडेड बाई s होल इनटू s प्लस 1। दिस इज द करंट इक्वेशन। तो is का वैल्यू अभी नहीं मिला मेरे को, 5 डिवाइडेड बाई s होल इनटू s प्लस 1। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, मेरे को i ऑफ t वैल्यू चाहिए। तो अगर इसको मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करूं तो ये जो फंक्शन है इसको मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। तो जल्दी से पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए। तो a/s प्लस b/s प्लस 1। ओके, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे को a का वैल्यू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -5। तो is क्या हो गया, is इज इक्वल टू 5/s प्लस, सॉरी ये हम पे माइनस है ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ -5/s प्लस 1, -5/s प्लस 1। तो यहाँ पे आई ऑफ टी क्या हो जाएगा, अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पुट कर देंगे तो क्या होगा 5/s का मेरा है 5 माइनस 5 e टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी, यूनिट स्टेप यू ऑफ टी, क्योंकि 0 के बाद मेरा अप्लाई हो रहा है, जो भी हो रहा है 0 के बाद हो रहा है। करंट जो आएगा 0 के बाद आएगा, 0 से पहले क्या है 0 एम्पियर था, तो इसलिए यहाँ पे यू ऑफ टी मैं ले लिया हूँ। तो इसको यहाँ पे देखिए व्हाट द करंट वैल्यू। तो आई ऑफ टी इज इक्वल टू 5 अगर कॉमन ले लूं 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी, यू ऑफ टी। क्लियर, तो अभी करंट अभी आ गया, देखिए दिस इज द करंट वैल्यू। अगर इस करंट को अभी हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहां से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर, देखिए ध्यान से देखिए, दिस इज टी, दिस इज आई ऑफ टी। ओके,
तो देखिए अगर यहाँ पे इनिशियल करंट में अगर टी का वैल्यू अभी 0 पुट कर दूं, यहाँ पे टी का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो अगर टी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। और टी का वैल्यू अगर इन्फानाइट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। ओके, देन क्या होगा, ये हमारा 5 एम्पियर आएगा, तो दिस इज माई 5। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा 0 से लेके इन्फानाइट में कुछ इस तरह आएगा, कुछ इस तरह आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी आर ऑफ टी निकालेंगे, वी आर ऑफ टी निकालेंगे। तो व्हाट इज वी आर ऑफ टी? करंट कितना है यहाँ पे मेरा 4 ओम इंटू आई ऑफ टी, 4 ओम इंटू आई ऑफ टी। तो क्या हो जाएगा, आई ऑफ टी का वैल्यू क्या है 5 इंटू 1 माइनस ई टू द माइनस टी ऑफ टी। तो ये हो जाएगा मेरा 21 माइनस ई टू द माइनस टी यू ऑफ टी, यू ऑफ टी। क्लियर? तो उसको अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका वैल्यू किस तरह आएगा, दिस इज टी, दिस इज वी ऑफ टी। तो यहां से अगर 0 पुट करें, पहले से 0 पुट कीजिए, टी का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 पूरा हो जाएगा, दिस इज 0। अगर यहाँ पे इन्फानाइट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा हमारा 20। तो उसका रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आएगा, उसका रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम निकालेंगे वी एल ऑफ टी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वी एल ऑफ टी। तो यहां से वी एल ऑफ टी क्या है, वी एल ऑफ टी, तो देखिए वी एल ऑफ टी का वैल्यू कितना मेरा आएगा। तो मैं यहाँ पे मैं पुट करूं तो क्या होगा 20 माइनस वी आर ऑफ टी माइनस वी एल ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये मेरा केवीएल इक्वेशन है। तो यहां से मैं वी एल ऑफ टी निकाल सकता हूं। तो यहां से वी एल ऑफ टी क्या हो जाएगा, वी एल ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 20 माइनस वी आर ऑफ टी। तो 20 माइनस वी आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है 20 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू वी एल ऑफ टी का वैल्यू, तो वी एल ऑफ टी का वैल्यू मेरे को मिलेगा वी एल ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आएगा ई टू द पावर 20 ई टू द पावर 20 ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ओके, दिस इज द वी एल ऑफ टी। तो अगर वी एल ऑफ टी को मैं यहां से प्लॉट करूं तो कैसे आएगा मेरा, वी एल ऑफ टी। ओके, तो अगर इसका वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 20, वैल्यू आएगा हमारा 20। ठीक है, अगर इसका वैल्यू मैं इन्फानाइट पुट कर दूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, तो यहां से 20 से लेके ये मेरा 0 तक आएगा, दिस इज माई 20 वोल्ट, दिस इज माई 20 वोल्ट। क्लियर? तो दिस इज द रेस्पॉन्स। तो ध्यान से देखिए ये दोनों के दोनों रेस्पॉन्स आप ध्यान से देखिए। जब मेरा सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर प्रेजेंट था तो कुछ इस तरह रेस्पॉन्स आ रहा था, कुछ इस तरह रेस्पॉन्स आ रहा था। क्लियर? अगर रेजिस्टर के साथ में एक इंडक्टर कनेक्ट कर दूं तो कुछ रेस्पॉन्स इस तरह आ रहा है, रेस्पॉन्स कुछ इस तरह आ रहा है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इंडक्टर है ये ट्रांजिएंट एनालिसिस के टाइम और ट्रांजिएंट स्टेट में कैसे बिहेव करेगा, ट्रांजिएंट में कैसे बिहेव करेगा। क्लियर? चलिए उसको एनालिसिस करते हैं। तो पहले देखिए क्या कंक्लूजन यहां से निकला है मेरा। ओके, तो यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए so what is the conclusion,
एट स्टेडी स्टेट inductor will act as a short circuit. इंडक्टर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। तो अगर शॉर्ट सर्किट है तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज मेरा जीरो होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले वोल्टेज कितना था? 20 वोल्ट। फिर जब मेरा टी का वैल्यू हम अगर इन्फानाइट पुट कर देंगे इस इक्वेशन से, मेरा इक्वेशन क्या था? इक्वेशन मेरा कुछ इस तरह था ना, यहाँ पे इक्वेशन में लिख रहा हूं, दैट इज वी एल ऑफ टी दैट इज इक्वल टू 20 ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी, एंड वी आर ऑफ टी का वैल्यू क्या था? 20 होल इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी, एंड व्हाट इज माय आई ऑफ टी वैल्यू? दैट इज इक्वल टू 5 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ये तीनों का तीनों इक्वेशन हम निकाले थे। ओके, तो जब हम यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टेडी स्टेट का बात करेंगे, स्टेडी स्टेट मतलब टी इक्वल टू इन्फानाइट। तो अगर यहाँ से मैं इन्फानाइट, ये जो वोल्टेज का इक्वेशन, इस वोल्टेज का इक्वेशन में अगर हम इन्फानाइट पुट कर देंगे तो ये क्या है मेरा? जीरो। तो इनिशियली यहाँ पे देखिए, इनिशियली कुछ वोल्टेज था इंडक्टर में, फिर जैसे जैसे वो मेरा इन्फानाइट तक गया तो वोल्टेज क्या हो रहा है? मेरा जीरो आ रहा है। वोल्टेज जीरो आ रहा है मतलब क्या है? इन्फानाइट मतलब क्या है? मैं बोलता था स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज है अगर वो जीरो होगा तो वोल्टेज जीरो मीन्स क्या है? शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज जीरो मीन्स शॉर्ट सर्किट। तो मैं बोलूंगा एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। क्लियर? नेक्स्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 2 यहां से लिख रहा हूं कंक्लूजन। तो इनिशियली कैसे बिहेव करेगा? सो इनिशियली इंडक्टर will act as a open circuit। ओके, तो इनिशियली इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है? जब स्विच क्लोज होगा तो इनिशियली वो कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। कैसे बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट? तो इनिशियली देखिए, जब टी का वैल्यू हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे वोल्टेज इक्वेशन में तो इसका वोल्टेज आ जाएगा हमारा 20 वोल्ट। तो यहाँ से देखिए इनिशियली क्या आ रहा है? जीरो पुट करेंगे तो 20 वोल्ट। तो जब 20 वोल्ट हम इंडक्टर में पुट कर देंगे तो इंडक्टर में वोल्टेज आ जाएगा 20 वोल्ट, बट एट दैट टाइम व्हाट इज द करंट? 0 एम्पियर। तो 0 एम्पियर मीन्स इंडक्टर के अक्रॉस में करंट जीरो है, वोल्टेज कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। क्लियर? नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन। तो लास्ट कंक्लूजन ध्यान से देखिए, जब मेरा सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर था, स्विच क्लोज किया, रजिस्टर में मेरा 5 एम्पियर आ गया। स्विच क्लोज किया तो रजिस्टर में मेरा ऑल ऑफ ए सडन 5 एम्पियर से वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस में 5 एम्पियर फ्लो होना शुरू हुआ। बट अगर मैं इंडक्टर कनेक्शन कर दूं रजिस्टर के साथ, जब स्विच क्लोज किया ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे 5 एम्पियर नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन वहां पे 5 एम्पियर नहीं है। 5 एम्पियर कहां पे है? इन्फानाइट में जाके कुछ टाइम के बाद वो 5 एम्पियर में रीच हुआ। तो इनिशियली कहां से शुरू हो रहा है? इनिशियली वो जीरो से शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इंडक्टर will oppose the sudden change in current। तो करंट में अगर सडन चेंजेस आ जाएगा, तो क्या होगा? इंडक्टर विल opposes दिस सडन चेंजेस। ओके, और एक बात यहाँ पे आप याद रखिए, तो जो मैं सेकेंड कंक्लूजन आपको बोला था कि इनिशियली इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, इसका मतलब क्या है? इंडक्टर यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 एम्पियर से। अगर मैं बोलूंगा कि सपोज करो इंडक्टर में इनिशियली कुछ करंट है, ध्यान दीजिए मेरा बात, इफ
there is some initial current present in the inductor, then it will not act as a open circuit. It will not act as a open circuit. ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये कहां से स्टार्ट होगा, इसका करंट मेरा जो भी मेरा इंडक्टर में जो भी करंट होगा उस करंट वैल्यू से वो स्टार्ट करेगा, वो वहां से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक चीज आप ऐड कीजिए, इनिशियली इंडक्टर विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट if the initial current is zero in inductor। इसको याद रखिए क्या है, तो इंडक्टर मेरा ओपन सर्किट के जैसा कब बिहेव करेगा, अगर मेरा इंडक्टर में इनिशियली कुछ भी करंट नहीं है, अगर कुछ भी इंडक्टर में करंट नहीं है, इनिशियली करंट जीरो है, तब ये जीरो से स्टार्ट होगा। अगर इंडक्टर में कुछ पहले से ही इनिशियल करंट प्रेजेंट है तो वो जीरो से स्टार्ट ना होके उस वैल्यू से, सपोज करो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इनिशियली इंडक्टर के अक्रॉस मेरा 2 एम्पियर करंट प्रेजेंट था, तो इसका मतलब जो आई ऑफ टी के हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आई ऑफ टी जीरो से स्टार्ट ना होके 2 एम्पियर करंट से स्टार्ट होगा, 2 एम्पियर करंट से वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा। क्लियर, बात आपको क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे सर्किट मेरा यहाँ पे है ओके, रेजिस्टर और इंडक्टर, तो जब स्विच क्लोज होगा तो ये क्या है मेरा इंडक्टर, ये मेरा ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, ये मेरा ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, सॉरी ये मेरा ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। ओके, तो अगर इंडक्टर में कुछ करंट है तो इस करंट का वैल्यू यहां से मैं उसको एक वोल्टेज सोर्स के जैसा ले जाऊंगा, देयर इज मेरा दिस करंट 2 एम्पीयर, सपोज यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट था, तो 2 एम्पीयर इनटू दिस इंडक्टर वैल्यू 4, तो जो भी वैल्यू आएगा वहां पे एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। अगर कुछ भी करंट नहीं है, 2 एम्पीयर करंट यहाँ पे नहीं है, तो ये मेरा ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, ये मेरा ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन ट्रांजिएंट। तो स्टेडी स्टेट में ये कैसा बिहेव कर रहा है, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर विल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, जो इंडक्टर है वो मेरा एक स्टेडी स्टेट में, दिस इज द स्टेडी स्टेट, शॉर्ट सर्किट, स्टेडी स्टेट में ये शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा। बट ट्रांजिएंट स्टेट में ये जो इंडक्टर है इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट इफ देयर इज नो इनिशियल करंट प्रेजेंट, इफ देयर इज इनिशियल कुछ इनिशियल करंट इज प्रेजेंट देन इट विल नॉट एक्ट एज ए ओपन सर्किट, इट विल एक्ट एज ए वोल्टेज सोर्स, एंड वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, दिस इंडक्टर वैल्यू एंड दिस इनिशियल करंट। ओके, आपको समझ में आया, दिस इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, दिस इज द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट।